आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें जो मेन चीज है वो अदालतों के बारे में बताई गई है और इन अदालतों का नाम इन्होंने बदलकर कमीशन कर दिया है, ताकि क्योंकि कोर्ट्स के बारे में लोगों के बीच बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कोर्ट में जाने से डर लगता है, इनसिक्योरिटी आती है और ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने साल मुकदमा चलेगा, वहाँ वकील किस तरह के सवालात पूछेंगे। तो इस तरह के जो कंसेप्ट और मिथ्स जो लोगों के दिमाग में विद्यमान हैं, उनको हटाने के लिए ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल बनाए गए हैं, इनका नाम बदलकर कमीशन रख दिया गया है। पिछला जो एक्ट था 1986 का, उसमें इसका नाम फोरम था। अब इसका नाम बदलकर ये नया जो एक्ट आया है 2019 का, इसमें इसका बदलकर नाम इसका कमीशन कर दिया गया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट यानी ये कंज्यूमर डिस्प्यूट का रिड्रेशल करता है, उनका समाधान ढूंढता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन ये होंगे। बेसिकली ये अदालतें हैं। अब है इसमें कि ये किस तरह कमीशन ये वर्क करता है और इसकी क्या क्या स्टेज होंगी। तो ये सेक्शन 28 में बताया गया है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्शंस का डिटेल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग ये थोड़ा लेमैन के हिसाब से कि हर व्यक्ति को ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, इस लिहाज से ये बनाया जा रहा है। इसलिए हम ज़्यादा इसके सेक्शंस पर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी आप मान लो लॉ के स्टूडेंट के तौर पर इसको देखते हैं तो इसको हम थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ कि ये सेक्शन 28 में दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 3 लेवल के ये कमीशन बनाए गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, देखिए मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको ये वीडियो उपलब्ध कराई रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ पाए। ज़्यादा हम एक्ट की जो लैंग्वेज है उस पर नहीं चल रहे हैं। तो 3 तरह के इसमें कमीशन की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। 3 स्टेज पर ये कमीशन बना हुआ है। नेशनल लेवल पर जो कमीशन बनेगा उसको नेशनल कमीशन बोलेंगे, स्टेट लेवल पर बनेगा स्टेट कमीशन बोलेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब ये बनेगा तो इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे। तो बेसिकली ये कोर्ट्स हैं। पिछले इसमें इसका नाम फोरम था और अब इसको कमीशन कहा गया है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, इसमें कौन बैठेगा, कौन इसको बनाएगा। एक तो ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश इट, यानी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हम राजस्थान के वासी हैं तो राजस्थान की गवर्नमेंट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाएगी, एस्टेब्लिश करेगी, स्थापित करेगी। ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और ये भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज़्यादा कमीशन स्थापित कर दी जाए। अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट संबंधी मुकदमों की भरमार है, मुकदमे ज़्यादा हैं, एक कमीशन उनको नहीं संभाल पा रहा है, तो हम 2-2 कमीशन भी एक डिस्ट्रिक्ट में बना सकते हैं। ये राज्य सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको पावर दी गई है। अब कमीशन में होगा कौन कौन, एक तो वहाँ प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, और दूसरे मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 का इसमें बात कही गई है सेक्शन 28 में कि मिनिमम 2 तो मेंबर होंगे ही होंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बनाने हैं तो ये गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, कंसल्टेशन से, उनका जो ऊपरी नंबर है, मैक्सिमम जो नंबर है, ज़्यादा नंबर कितने हो सकते हैं, 5, 7, 10 कितने होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। जो हमारी राज्य सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से, उनकी सहमति से, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ये तय करेगी। तो उसका जो अध्यक्ष है वो प्रेसिडेंट कहलाएगा और मेंबर्स होंगे, जैसे मिनिमम 2 मेंबर हैं, एक प्रेसिडेंट हो गए, तो टोटल उस कमीशन में 3 लोग हो गए। ठीक है, अगर मेंबर्स की संख्या हम 4 कर देते हैं तो एक प्रेसिडेंट समेत वहाँ पर 5 लोग मिलकर काम करेंगे और इनका 5 लोगों का ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को, जो उपभोक्ता के जो विवाद हैं उनको सुलझाएगा। तो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातचीत हो गई। इसके बाद इसका काम क्या होएगा, काम तो जैसा कंप्लेंट्स को सुनना है, उपभोक्ता से संबंधित, जो कंज्यूमर से संबंधित कंप्लेंट्स हैं उनको सुनवाई करना इनका काम रहेगा। गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स हो भले सर्विस हो, और इसमें अप टू 1 करोड़ रुपीज का ये जो भी सामान होना चाहिए, हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उनकी वैल्यू के आधार पर इनका क्षेत्राधिकार, इनका जुरिडिक्शन तय होगा। जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है, जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है, वो इनका 1 करोड़ रुपए तक रखा गया है। और
ये कहाँ पर इनका जुरिडिक्शन कहाँ होगा, यानी कहाँ कोई वाद कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है। तो इसके लिए ये बताया गया है कि जहाँ अपोजिट पार्टी जो विपक्षी है जिसके विरुद्ध हम मुकदमा ला रहे हैं वो अपना बिजनेस करता है या जहाँ रहता है या जहाँ उसकी ब्रांच है वहाँ पर मुकदमा लाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जहाँ कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जहाँ पर वो घटना घटित हुई है, जहाँ हमने कोई माल खरीदा है, ये तो वहाँ पर। और तीसरा, ये इसमें एक नया बिंदु जो है इसमें दिया गया है कि कंप्लेनेंट रिजाइड, जहाँ पर ये जो शिकायत करता है, जो मुकदमा लेकर आया है, वो जहाँ रहता है, ये नया आया है सेक्शन 34 का जो डी पॉइंट है। 34 में 2 क्लॉज हैं, एक ए और दूसरा एक 1 और दूसरा 2। तो 2 नंबर जो क्लॉज है उसका डी नंबर पॉइंट, इस 2 में 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी। तो जो चौथा पॉइंट है वो नया 2019 के एक्ट से आया है और इसमें उपभोक्ता जहां निवास करता है वहां मुकदमा करने की सुविधा दी गई है। तो इससे उपभोक्ता मामलों में बहुत तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को ज्यादा न्याय दिलवाने के लिए ये ऐसा मामला किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति जयपुर पे रहता है और वो दिल्ली गया और दिल्ली में जाकर उसने सामान खरीदा। अब सामान उसका अच्छा नहीं आया, तो पहले ये व्यवस्था थी कि उसको दिल्ली जाकर ही मुकदमा करवाना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली में उसने सामान खरीदा है तो कोज ऑफ एक्शन दिल्ली में अराइज हुआ। या अपोजिट पार्टी के हिसाब से लें तो अपोजिट जो विपक्षी है, जो दुकानदार है, वो दिल्ली में अपना बिजनेस कर रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें दिल्ली जाकर मुकदमा करना पड़ता था। लेकिन हमारा शिकायतकर्ता कहाँ रहता है? जयपुर। अब जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से वो जयपुर में भी मुकदमा कर सकता है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो इससे लोगों को दिक्कत आती थी, क्योंकि जयपुर का व्यक्ति है, निवास करता है, तो वो दिल्ली जाकर कहाँ मुकदमा करेगा? उसके तो आने जाने में ही इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, वहाँ उसकी कोई जान पहचान नहीं है, उसकी कौन सुनेगा दिल्ली जाकर। तो ऐसी परिस्थिति में ये व्यवस्था की गई है, बहुत ही चैलेंजिंग इसको अच्छी व्यवस्था इसको बनाया गया है इस ये कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के मामले में। अब आता है स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है, इसकी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है, मेंबर्स होते हैं, मिनिमम मेंबर कम से कम 4 मेंबर इसमें होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट वही केंद्रीय सरकार से कंसल्ट करेगी और विचार विमर्श करेगी और उसके बाद इनके मेंबर्स तय होंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर किए जाएं। लेकिन एक्ट में 4 की व्यवस्था तो कर ही दी गई है कि 4 मेंबर तो कम से कम होंगे ही होंगे। और फिर इन ये केसेस की सुनवाई कैसे करेंगे? ये इसमें बेंचेज बना दी जाती हैं। जैसे हाई कोर्ट में होता है कि ये जैसे प्रेसिडेंट है प्लस मेंबर, तो ये 2 मेंबर की बेंच हो गई, तो ये 2 की सुनवाई कर लेगी। इसी तरह अब जैसे कुल ये 5 लोग हैं तो बेंच बना दी, एक 2 की बना दी, फिर एक 3 की बेंच बना दी, तो इस तरह ये बेंच बन सकती है। ठीक है, तो मिनिमम तो बेंच बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग तो होने जरूरी है, बेंच तभी बन सकती है। तो इस तरह बेंचेज की व्यवस्था करके ये स्टेट कमीशन जो है अपनी सुनवाई करेगा। ऑफिस में कौन कौन, अब इनका ऑफिस भी होगा, क्योंकि बिना ऑफिस तो केवल प्रेसिडेंट और मेंबर्स तो वो ऑफिस को कैसे संचालित करेंगे? कौन फाइल रखेगा, कौन फाइल लाएगा? पानी पकड़ाने के लिए भी लोग चाहिए, सुनवाई के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइलें जाएंगी। अब जैसे मान लो ये एक ऑफिस है और यहाँ ये पोस्ट ऑफिस है, तो इसमें डाक देने जाना है तो कौन जाके? पियोन जाएगा, तो पियोन तो होना चाहिए ना। तो एक ऑफिस का इसमें एस्टेब्लिशमेंट होगा, ऑफिस में प्रेसिडेंट बैठेंगे, जो प्रेसिडेंट है वो इसका करता धरता होगा। ठीक है, ये मेंबर्स बैठेंगे, यहाँ जो क्लर्क हैं, बाबू हैं, उनका भी व्यवस्था होगी। तो इस तरह इसमें ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, पियोन होंगे, तो ये सब मिलकर इसका ऑफिस का स्ट्रक्चर बनेगा। इसका जुरिडिक्शन इन्होंने क्या दिया है, यानी क्षेत्राधिकार क्या दिया है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम 1 to 10 करोड़, यानी 1 करोड़ तक का मामला तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाता है, और 1 से ऊपर है और 10 करोड़ से नीचे है, यानी 1 से 10 करोड़ का अगर बीच का मामला है तो ये फिर स्टेट कमीशन में जाएगा। और इसकी ये और क्या काम करेगा? अपील एंड रिवीजन भी सुनेगा। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील और रिवीजन आएंगी उसको भी ये स्टेट कमीशन सुनेगा।
टर्म 5 ईयर होगा, यानी 5 साल के लिए चूज किए जाएंगे। इनकी जो एज है वो भी इसकी जो एज है वो प्रेसिडेंट की 70 ईयर्स और मेंबर्स की 67 ईयर्स होगी। वैल्यू इसका ये मैं शायद कुछ गड़बड़ कर दिया लिखे, ये स्टेट कमीशन हो गया। इसके बाद ये हमारा जो टर्म था ये अब आ गया हमारा इसमें ये नेशनल कमीशन, ठीक है, ये हमारा नेशनल कमीशन हो गया। नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट की एज 70 ईयर्स तक हो सकती है, मतलब 70 ईयर्स का वो बन सकता है। तो ये हमारा नेशनल कमीशन है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन में टर्म 5 ईयर तक का होता है और इसकी एज प्रेसिडेंट की 70 ईयर्स और मेंबर की 67 ईयर्स होती है। अब इसका वर्क जो है, वैल्यू ऑफ गुड्स, ये अबाउट 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो नेशनल कमीशन में इसकी सुनवाई होगी। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन की अगर अपील है तो वो ये नेशनल कमीशन सुनेगा। अपील से हमारा क्या मतलब है, जैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति इसको सुन रहा है जिसको कानून का ज्ञान नहीं है तो वो ये पूछेगा कि अपील क्या होती है। अपील का मतलब है कि जैसे कोई मामला स्टेट कमीशन में गया, यानी सबसे छोटी कोर्ट इसमें कौन होगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया और कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो अपने मामले को ऊपर सुनवाई के लिए ला सकता है, इसको ही अपील कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील स्टेट कमीशन में होती है। स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया और उसको अच्छा नहीं लगा, पक्षकारों को, वे उसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो वे ऊपर अपना मामला नेशनल कमीशन में सुनवाई के लिए ला सकते हैं और इसको हम कहेंगे अपील करना, ठीक है। तो अपील यहाँ जो है सुनवाई इसकी स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी। सेंट्रल अथॉरिटी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि सरकार सेंट्रल अथॉरिटी स्थापित करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल अथॉरिटी भी कुछ ऑर्डर कर सकती है, उनकी अपीलें भी इस नेशनल कमीशन में आएंगी। और रिवीजन और रिव्यूज, इनके जो रिवीजन और रिव्यूज हैं वो भी इसमें नेशनल कमीशन में उनकी भी सुनवाई होगी। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर 4 है ये। और इसकी हमने ये थोड़ा सा मोटा मोटा हमने जाना कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन क्या होता है और किन मामलों में ये कार्रवाई कर सकते हैं और कैसे इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं, ये हमने थोड़ा सा जाना। धन्यवाद कि आपने इसको पूरा देखा है। इससे आपको कंज्यूमर एक्ट को समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।